हेलो बच्चों, तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार आपको। और हर हर महादेव। और एक बार और फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। आई होप आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आप सभी लोगों की दिवाली मेरे हिसाब से अच्छी रही होगी और आप सभी लोग खुशी से अपने अपने घर में होंगे। तो चलिए, दिवाली बीतते ही हम लोग फिर से आ चुके हैं। बिना किसी समय को नष्ट करते हुए हम लोग आज अपना क्लास 10th का यूपी बोर्ड का प्यारा सा चैनल अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षारक और क्या होता है लवण। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जैसा कि हम लोग अम्ल को एसिड और क्षारक को बेस और लवण को साल्ट के नाम से जानते हुए आ रहे हैं। और इसमें कुछ हम लोग को जो टॉपिक आज कवर करना है और वो हम लोग ने लिख दिया है, जैसे कि न्यू टॉपिक जो भी हम लोग का नया टॉपिक है। जैसे अम्ल क्या होता है, आर्मीनियस सिद्धांत क्या है, अम्ल की क्षारकता क्या है, अम्ल की अम्ल के प्रकार क्या है, प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, अम्ल का भौतिक गुण क्या है, अम्ल का रासायनिक गुण क्या है, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, और जब अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अम्ल का उपयोग क्या है। ठीक ठीक। एक चीज हम लोग इसमें भूल रहे हैं क्या, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और फिर अम्ल का, नहीं नहीं ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग भूल रहे थे, तो चलिए उसको भी देख लेंगे कि अम्ल का जो होता है धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है तो वो कैसे होता है। इधर लिख दे रहे हैं हम, अम्ल की धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे मैंने दिमाग को क्लिक किया और हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का एक एक पॉइंट जो है वो छूटे। तो बिना किसी देरी के ये हम लोग आज कवर करने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर में तो बहुत चैप्टर आप लोगों का बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, तो इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, और रटने का कोशिश करेंगे तो हाँ आपको जरूर मुश्किल लगेगा। जैसे कि इसमें हम लोग को देखना है, और इसके बाद क्षार और क्षार का भी ये सब हम लोग गुण देखेंगे, लवण देखेंगे, उसके बाद क्षार का उपयोग देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है कि और भी अन्य क्षारकों के बारे में जानेंगे, उसका गुणधर्म देखेंगे। चलिए, तो हम लोग पहले आज अपना शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। अम्ल है, आर्मीय सिद्धांत है, अम्ल की क्षारकता है, अम्ल के प्रकार है। ठीक ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि क्या होता है अम्ल, या फिर एसिड्स, या फिर अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है। ठीक, तो आप लोग सुने होंगे कि जैसे 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक यही चल रहा था कि वे पदार्थ क्या, वे पदार्थ जो स्वाद में, इसमें स्वाद में क्या होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, अम्ल क्या है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि खट्टा आप लोग को क्या क्या लगता है, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, उदाहरण में आपको खट्टा क्या क्या चीज लगता है।
जैसे आप लोगों को लगता होगा इमली, ठीक। उसके बाद आप लोगों को जैसे कि नींबू, ठीक। उसके बाद दही, उसके बाद बहुत सारा ऐसा चीज है जो आप लोगों को जैसे सिरका, जो आपको खट्टा महसूस होता होगा, ठीक। तो आगे लिख दिए, तो उसके बाद हम लोग नहीं लिखते हैं, साथ इत्यादि। इसके बाद में बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम लोग को खाने में या फिर क्या लगता है, खट्टा लगता है। तो वे सभी पदार्थ अम्ल कहलाते हैं बच्चों, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा होता है। और स्वाद हम लोग का स्वाद हम लोग को कब पता चलता है, जब हम लोग किसी चीज को चीखते हैं। और चीखते हैं कैसे, जीभ के द्वारा क्योंकि जो जीभ होती है उसमें छोटा छोटा दाने के आकार का क्या रहता है, टेस्ट बर्ड, ठीक है, जो कि हमको उसका स्वाद बताता है कि वो खट्टा है, वो कड़वा है, कि वो क्षारीय है, कि वो अम्लीय है, ठीक। तो अब हम लोग बेकार के टॉपिक पर नहीं जाते, अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। उसके बाद जो है 1884 ईस्वी में, कौन से ईस्वी में, 1884 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम क्या था, आर्हीनियस। इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया बच्चों, कि वे सभी पदार्थ जो जली विलयन जो जली विलयन में घुलने पर H प्लस या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। वे सभी पदार्थ जो जली विलयन यानी लिक्विड का सॉल्यूशन, ठीक है। वे सभी पदार्थ जो लिक्विड के सॉल्यूशन में अगर घुलते हैं, डिसॉल्व होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं, H प्लस आयन, H प्लस आयन प्रोवाइड करते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये कौन बताया था बच्चों, ये 1884 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हीनियस, उन्होंने बताया था, ठीक। और ये अपने आयनिक सिद्धांत पर इस सिद्धांत को बताए थे, वे बताए थे उनके आयनिक सिद्धांत के अनुसार कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। हिंदी में बोलोगे तो लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। ये क्या था, ये था आपका नाइट्रिक अम्ल, ठीक। ये क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। तो वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन घुलने पर हम लोग को क्या देते हैं बच्चों, हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक। तो जैसे कि HCl है, तो ये अलग होकर हम लोग को H प्लस आयन देता है, और Cl अलग होकर माइनस आयन दे देगा, ठीक। उसी तरीके से NH3 है, तो जो H है वो अलग हो जाएगा और आयन दे देगा, और जो N है वो अलग हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे H2SO4, इसमें भी क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो डिसॉल्व है, और वो हम लोग को क्या दे रहा है, आयन दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, ठीक। तो उसी तरीके से ये हम लोग को वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक। वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्ल कहलाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है बच्चों, तो आप लोग मेरे हिसाब से कॉपी पेन लेके बैठे होंगे
अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोग लिख चुके हैं। तो हम लोग देख चुके हैं अब अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वे होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन देते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और सर एक दो पॉइंट और बता दीजिए। तो चलिए हम एक दो पॉइंट आपको और बता देते हैं कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। अब आप लोग पूछेंगे लिटमस पत्र क्या होता है। तो ये एक लाइचेन नाम के पौधे से मिलकर बना होता है और ये एक सूचक का प्रकार है। अभी हम लोग जब आगे सूचक डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको बताया जाएगा। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं और देखते हैं अम्ल हम लोग देख लिए। ठीक, वे सभी पदार्थ जो खट्टे होते हैं या फिर जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन देते हैं या जो नीले रिसेस पेपर को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक ठीक है बच्चों, अब हम लोग का दूसरा टॉपिक था कि अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता क्या होता है बच्चों कि किसी अम्ल के अणु में, क्या, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन, प्रतिस्थापनशील H+ आयन की संख्या, कोई हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों की अम्ल की क्षारकता। जैसे कि HCl है, इसमें कितना हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित हो रहा है, वो अम्ल की क्या हो सकती है, क्षारकता हो सकती है। क्या हो सकती है, क्षारकता। अब आप लोग पूछेंगे सर प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, या फिर कोई पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता है ना बच्चों, तो क्या बताएं आप लोगों को, कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। खाली आप लोग जाइए और मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, लेसन नंबर 1 का आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। या फिर पूरा लेसन नंबर 1 देख लेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि प्रतिस्थापन मतलब होता क्या है। वैसे हम यहाँ पर बता देते हैं आपको एक बार और। वैसे आप लोग अगर देख लेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, जो डिस्प्लेस कर रहे, डिस्प्लेस मतलब यहाँ से हटा दे। ठीक है, तो जितना भी हाइड्रोजन आयन यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, हट रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, उसी का जो संख्या है वही क्या कहलाता है, अम्ल की क्षारकता। तो ये इसका क्षारकता 1 हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक, वहीं पर अगर आप लिख लेंगे H2SO4 तो इसका क्षारकता कितना हो गया, 2 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ठीक, उसी तरीके से इसका जितना हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित हो रहा है वही उसका क्या कहला जाएगा, अम्ल की क्षारकता कहला जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, अम्ल के प्रकार। ठीक, उम्मीद है बच्चों की आप लोग अभी तक बने हैं तो आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अम्ल
कितने प्रकार का हो सकता है। तो ये बात आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि अम्ल जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है। अम्ल के प्रकार। तो बच्चों जो है अम्ल कितने प्रकार का हो सकता है, अम्ल जो है कितने प्रकार का हो सकता है। जी बिल्कुल, तो अम्ल कितने प्रकार का हो सकता है बच्चों बोल रहे हैं क्या कि एक हो सकता है सर प्रबल अम्ल, क्या हो सकता है प्रबल अम्ल, ठीक, और दूसरा क्या हो सकता है दुर्बल, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग को सबसे पहले प्रबल अम्ल क्या होता है इसको जानने के लिए हम लोग को जानना होगा कि अम्ल क्या होता है। तो हम लोग जान ही चुके हैं कि अम्ल क्या होता है, कि वे सभी पदार्थ जो खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो अब प्रबल अम्ल क्या होता है, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन घुलने पर, जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाते हैं, ठीक है। तथा हाइड्रोनियम अत्यधिक, मतलब अधिक अधिक संख्या में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, वो क्या कहलाएगा बच्चों, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सर आप एग्जाम्पल नहीं बताएंगे ना, पहले ये तो समझ लो कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रहा है, पूरी तरीके से घुल जा रहा है, और जब वो घुल रहा है तो कौन सा आयन दे रहा है, हम लोग को H+ आयन प्रोवाइड करवा रहा है। जो जितना ज्यादा H+ आयन दे रहा है वो उतना ज्यादा प्रबल अम्ल कहलाएगा, जो जितना कम H+ आयन दे रहा है वो क्या कहलाएगा, वो भी हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका उदाहरण क्या है। तो बच्चों इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जो ज्यादा H+ आयन देगा, ठीक है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रबल अम्ल है, तो नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक भी हो सकता है, ठीक। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि प्रबल अम्ल क्या होता है। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलने पर अधिक H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक। या फिर हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे हमको लग रहा है, या फिर आप लोग नहीं लिए तो पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कि इसके आगे दूसरा टॉपिक क्या था हम लोग का। तो प्रबल अम्ल आप सभी को समझ में आया होगा कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलने पर अधिक H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लेते रहे थे हम लोग, दुर्बल अम्ल, ठीक। तो जब प्रबल अम्ल क्या था बच्चों, जब कोई चीज प्रबल क्या होता है तो वो अधिक देता है, और जो दुर्बल होता है तो वो कम देता है। जो पैसा से ज्यादा प्रबल है उसके पास पैसा ज्यादा होगा, जो पैसा से दुर्बल है उसके पास पैसा कम होगा, जो खाने पीने से प्रबल है उसके पास खाना पीना ज्यादा होगा, जो खाने पीने से दुर्बल है उसके पास खाना पीना कम होगा। उसी तरीके से जो
प्रबल अम्ल है वो H प्लस आयन ज्यादा देता है, तो जो दुर्बल अम्ल है वो क्या होगा, आप लोग के हिसाब से सोचो और बताओ। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलते नहीं है तथा कम मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाएगा बच्चों, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो सर इसका हाइड्रोजन साइनाइड इसका जो है उदाहरण हो जाएगा, ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन और जो साइनाइड आयन है वो कम देता है, ये अधिक, मतलब हाइड्रोजन आयन कम देता है और साइनाइड आयन अधिक देता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से बच्चों कि आप लोगों को ये दुर्बल अम्ल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और अब जानेंगे कि क्या होता है। जैसे कि अम्ल का प्रकार हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग को देखना था कि जो अम्ल है वो जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या हो सकता है, और जब धातु के साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, और जब धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो एक बार वीडियो को बैक कर लीजिएगा और उसको पुश करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि जो है वो अम्ल का भौतिक गुणधर्म क्या है। ठीक है, तो जो अम्ल है उसका भौतिक गुणधर्म क्या है, कि जो अम्ल है वो क्या क्रिया करता है और क्या क्या काम करता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो अम्ल है वो स्वाद में क्या होता है, अम्ल जो है बच्चों को स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, जो प्रबल अम्ल होता है, अभी हम लोग पढ़े कि अम्ल के प्रकार में जो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होता है, हम लोग जाने कि जो अधिक H प्लस आयन दे रहा है और जो कम H प्लस आयन दे रहा है। तो जो प्रबल अम्ल होता है वो क्या होता है, प्रबल अम्ल संक्षारक के रूप में कार्य करता है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर संक्षारक क्या होता है। तो बच्चों संक्षारक जैसे कि जो मतलब कि किसी चीज को क्या कर रहा है, उसके लेयर को हटा दे रहा है। जैसे कि लोहे के लेयर को अगर कोई प्रबल अम्ल है तो वो उसको संक्षारित करके उसके पहले लेयर को हटा दे रहा है, उसको गला दे रहा है। एक तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं, जैसे जो प्रबल अम्ल है वो कपड़े को, स्किन को और लोहे को या फिर धातु को क्या कर सकता है, गला सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारक। और क्या है, जो अम्ल है बच्चों वो क्या कर सकता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है बच्चों, लाल कर देता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे। और
और क्या लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव दिखाएगा कि नहीं? तो लाल लिटमस पत्र पर अम्ल कोई प्रभाव नहीं दिखाता। ठीक, मेरे हिसाब से आप लोगों को बच्चे समझ में आया होगा। क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो है वो प्रबल संचारक, प्रबल अम्ल संचारक के रूप में भी काम करता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है, और जो लाल लिटमस पेपर होता है, अगर उस पर अब लोग अम्ल डालेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं शो करता है। तो एक बार आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से बच्चों आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो अम्ल है उसका रासायनिक गुणधर्म क्या है अपने टॉपिक के हिसाब से। और मेरे हिसाब से आज रासायनिक गुणधर्म देख के खत्म कर दिया जाएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्षार देखा जाएगा और क्षार का प्रकार देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग क्षार का भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म देखा जाएगा। चलिए देखते हैं जो अम्ल है उसका अम्ल का रासायनिक गुण क्या है। तो जैसा कि अम्ल जो है धातु के साथ, चलिए अगर मात्रा कोई गलत होगा तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या करता है, तो देखिए ऐसे कि हम लोग को पता है कि अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो हम लोग देखेंगे कि ये सब जो है धातु के साथ अगर क्रिया करता है, धातु जैसे सोडियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, Fe हो गया, तो ये सब धातु है। अगर हम लोग देखेंगे कि धातु के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिया करवाए हम लोग, जैसे कि सोडियम एक धातु है, और जब सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ये क्रिया करता है तो क्या करता है। तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं, ठीक, उसमें पढ़े हम लोग कि क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखेंगे कि हम लोग देखा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा था और उसका जगह ले ले रहा था। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है बच्चों, और उसका जगह ले ले रहा है, ठीक। तो अब जब ये इसको विस्थापित करेगा तो उसका जगह ले लेगा, तो बना देगा ये क्या, सोडियम, और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया तो क्या बना लिया, क्लोरीन, ठीक। तो ये हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक। उसके बाद देखिए जब हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये एक तरीके का धातु है, ये एक तरीके का अम्ल है, ये एक तरीके का लवण है, और ये हाइड्रोजन गैस। क्या हो रही है बच्चों, निकल रही है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं थ्योरी के रूप में कि जब धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाया जाता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम लोग इसको एक बार थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, तो आप लोग उसको बैलेंस करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको एक एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं। जैसे तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब अम्ल का अभिक्रिया
धातु के साथ कराते हैं तो लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अम्ल है, उसका अभिक्रिया किसी धातु के साथ करा दिए तो हम लोग को प्राप्त होगा क्या, लवण, और क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक ठीक आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख चुके होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि जब अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या होता है। अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। ठीक, तो जो अम्ल है बच्चों, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो किसका फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए, पहले हम लोग इसको रटेंगे नहीं, देखेंगे। मान लीजिए धातु है Na2CO3 मान लीजिए, इसका अभिक्रिया हम लोग करवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो क्या होगा, जो है सोडियम क्लोराइड का तो फॉर्मेशन हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जल का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक ठीक है, ये जो अभिक्रिया है ये भी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बैलेंस होगा तो ठीक है, नहीं बैलेंस होगा तो आप लोग बैलेंस करना, बैलेंस करिएगा, क्योंकि हम लोग लेसन फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ कि जब भी धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो हम लोग को लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल व लवण का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, कोई रटने वाला चीज नहीं है। हम लोग देखें कि जब भी धातु कार्बोनेट और अम्ल
का आपस में क्रिया हुआ तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये रटने वाला कोई आप लोगों को दिखा नहीं, आप लोगों के सामने ही इसका फॉर्मेशन किया गया। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग लिख चुके हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग धातु हाइड्रोकार्बोनेट वाला भी देख लेते हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा। देख लीजिए, यहाँ पे खाली हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक, जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया होगा ना बच्चों, तो भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, धातु कार्बोनेट के साथ हो या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो, इसका फॉर्मेशन होगा लवण का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और जल का। ठीक, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर से। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि धातु का जब अभिक्रिया होता है, धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया जब अम्ल के साथ होता है तब क्या होता है। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जब अम्ल का अभिक्रिया किसके साथ होगा, अम्ल का क्रिया किसके साथ होगा बच्चों, धात्विक या फिर धातु के ऑक्साइड के साथ। तो किसका निर्माण हो जाएगा, आप लोग देखेंगे सामने। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि धातु के ऑक्साइड के साथ जो है वो अम्ल का जो क्रिया कैसे करता है। तो पहले देखिए, धातु का ऑक्साइड लिख लीजिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये धातु का ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें जो है कि अम्ल के साथ क्रिया करवाना है, तो जब हम लोग इसमें अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित हो जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है जल, ये H और ये O मिलके क्या किसका फॉर्मेशन कर देगा, जल का फॉर्मेशन कर देगा। अब आप लोग बोलोगे बैलेंस है कि नहीं, तो उसको आप लोग देख लीजिए, अब अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा अगर नहीं है तो। अब फिर हम लोग देख सकते हैं इसमें, इसको लिख कैसे सकते हो कि जब ये क्या था, धातु का ऑक्साइड। ठीक, धातु का ऑक्साइड, उसका अभिक्रिया हम लोग अम्ल के साथ करवा दिए। ठीक, तो क्या बन गया, लवण, और उसके बाद क्या बन गया, जल। ठीक, तो देख सकते हो कि आप इसको आप इसी तरीके से लिख सकते हो कि जब धातु के ऑक्साइड का क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण व जल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज हम लोग इसका एक और उपयोग भी बता दे रहे हैं। चलिए आप लोगों को उपयोग भी बता देते हैं, अम्ल का जो है वो उपयोग क्या क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हो गए। आज का लगभग लगभग पूरा टॉपिक जो है पूरा खत्म हो चुका है। अब बस एक टॉपिक बच गया है कि अम्ल का उपयोग, और उसको बता के हम लोग आज इसको खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्षार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अम्ल का जो है वो उपयोग, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसका इसका उपयोग हम लोग अम्ल राज बनाने में भी करते हैं।
ठीक है। इसका उपयोग भी अम्ल राज बनाने में भी होता है। ठीक है। इसका उपयोग हम लोग उर्वरक बनाने में करते हैं। ठीक है। इसका उपयोग जैसे कि हम लोग जो है कि संक्षारण के लिए भी करते हैं। ठीक है। या सब लेपन के लिए भी करते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसका उपयोग भी हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं। ठीक है। यानी खेत में खाद डालने के लिए जो फर्टिलाइजर का होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। वस्त्र उपयोग में भी इन लोग का वस्त्र के उपयोग में वस्त्र के उद्योग में भी होता है इसका उपयोग। वस्त्र के उद्योग में, ठीक है, कारखाने में इसका उपयोग किया जाता है। और अम्ल का उपयोग दैनिक जीवन में हम लोग निम्न प्रकार से करते हैं। हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, और दो चार अम्ल का उपयोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है बच्चों की अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग भी खुश रहिए और सब अच्छे से हो।